चलिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये लास्ट चैप्टर है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दो, पार्टनरशिप एक्ट का पूरा नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसका नाम। 2013 में कंपनी एक्ट है बेटा, ठीक है। ये पार्टनरशिप एक्ट है। वैसे सच बात बताऊं, आज के समय में पार्टनरशिप बिजनेस बहुत कम हो गए हैं। 90% लोग जो पार्टनरशिप में काम भी करते हैं तो वो प्राइवेट लिमिटेड बना के काम करते हैं, पार्टनरशिप में नहीं करते। रीजन है, पार्टनरशिप बिजनेस एक तो लेस रिलायबल रहते हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। सबसे बड़ा कारण, अगर सपोज करो मैं और सोनाक्षी दो लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, भाई मैं थोड़ा सा कम पैसे वाला हूं, सोनाक्षी ज्यादा, तो मेरे पास 15-20 लाख रुपए की संपत्ति है, सोनाक्षी के पास 15-20 करोड़ की। मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस करा 2 करोड़ रुपए में, चाहे मेरा शेयर उसमें कम है, इसका ज्यादा, कल ये बिजनेस नुकसान में जाता है, ठीक, नुकसान हो गया 1.5 करोड़, तो मुझे कितना देना? थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पे ही थोड़े से पैसे, बाकी सारा पैसा किसे भरना पड़ेगा? इसे अपने प्राइवेट एस्टेट से। इस वजह से पार्टनरशिप एक्ट में जनरली लोग क्या है, आजकल कंपनी बनाना पसंद करते हैं। बाकी पार्टनरशिप का मतलब मालूम है क्या होता है? बताओ, 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या करें जब? बोलिए, इसे फीचर्स में लिखवाता हूं, छोड़ो। क्या होता है? सबसे पहले यहां पे एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो इस बिटवीन 2 और मोर पर्सन से एक बात पता लगी, मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 2। तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? सोनाक्ष, यहां ध्यान दो, मिनिमम पार्टनर 2। नमित, मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए बेटा? 50 या 200? 200 पार्टनर। जब पढ़ना हो तो बता दीजिएगा, मैं शांत हूं तब तक। मैं तो पूछ रहा हूं। 50? कितने होते हैं? तो 3। ये पहली फीचर थी। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार आप 500 पार्टनर बन जाओ, 5000। पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार कोई लिमिट नहीं है। एज पर कंपनी एक्ट 2013, क्या लिमिट है? 100। और एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 50। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई बिजनेस 110 पार्टनर रखना चाहता है, तो क्या वो रख सकता है? हाँ या ना? क्यों? पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार नहीं रख सकता? रख सकता है पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, पर
वो कहां फंस जाएगा? कंपनी एक्ट में, है ना। तो भैया एक एक्ट फॉलो हो रहा है, दूसरा एक्ट की वायोलेशन हो रही है, नहीं रख सकता। सारे एक्ट भारत के क्या होने चाहिए? लागू होने चाहिए। कोई कंपनी, कोई फर्म 80 पार्टनर रखना चाहती है तो पार्टनरशिप एक्ट भी फॉलो हो रहा है, पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की अवेल ना हो रही है तो भी नहीं रख पाएंगे। हाँ, तो इस हिसाब से अगर एक सिंगल वर्ड में बोला जाए तो 50, लेकिन अगर एमसीक्यू में उसने बोला है क्लियर कि एज पर कंपनी एक्ट बताओ तो 50 कोई ना लिख दोगे, तो 100 बताना पड़ेगा। एज पर पार्टनरशिप एक्ट बताओ तो 50 तो 200 कोई ना लिखोगे, नन ऑफ अबव, ये नॉट मेंशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? लॉ भी पढ़ी होगी। हाँ जी, कहां गए भव्या जी? क्या होता है एग्रीमेंट मतलब? एग्रीमेंट का मतलब पूछा मैंने, पहले एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बनता है। एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब एक पर्सन किसी को ऑफर करे, दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो ये एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट है। और अगर ये एग्रीमेंट वैलिड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है। ऐसा ही था ना? अच्छा, अब ये ऑफर या एक्सेप्टेंस रिटन होनी कंपलसरी है क्या? हाँ या ना? नहीं। रिटन या ओरल, ये कुछ भी हो सकता है। तो क्या पार्टनरशिप करने के लिए रिटन एग्रीमेंट इज कंपलसरी? नो। क्या पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट इज कंपलसरी? यस। मिनिमम कितने लोग? 2। मैक्सिमम कुछ ना बोले तो 50। ये पहली फीचर। दूसरी फीचर, ये एग्रीमेंट किस लिए हो रहा है? फॉर ऑपरेटिंग ए बिजनेस। एक बिजनेस होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरे 5 दोस्त मिलकर एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम हर 6 महीने में भंडारा करवाएंगे और सब 10-10 हजार रुपये मिलाएंगे। ठीक, कितने लोग हो गए? 5। एग्रीमेंट भी हो गया। तो इज इट पार्टनरशिप और नॉट? हाँ या ना? किसने कहा नहीं? और हाँ कौन कह रहा है? अरे कुछ तो बोलो, या कहीं भी जवाब नहीं दे रहे कुछ। ये एग्रीमेंट है या नहीं है, बस ये बताओ। तो एग्रीमेंट तो है, क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? नहीं है। पार्टनरशिप के लिए जरूरी एक बिजनेस होना चाहिए। क्या भंडारा करना बिजनेस है? नहीं है। इसके बाद तीसरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी। एक दुकान पे 3 भाई बैठते हैं, राम श्याम मोहन, बिजनेस चला रहे हैं, दुकान है तो, और प्रॉफिट आपस में बांटते हैं। इज इट पार्टनरशिप और नॉट? है? जरूरी नहीं है। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी तो हो सकता है। यही नाम था जॉइंट हिंदू फैमिली, क्या नाम था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF। ये HUF बिजनेस भी तो हो सकता है बेटा, क्योंकि मैंने ये बोला 3 भाई बैठे हैं, मैंने ये तो नहीं बोला उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब पापा बैठते थे, पापा बीमार होने लगे, तीनों भाई बैठने लगे, तो क्या यहां आपस में एग्रीमेंट है? नहीं। तो ये HUF बिजनेस है, ये पार्टनरशिप नहीं है। क्लियर है? HUF बिजनेस की पहचान बताऊं? राम एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, ये HUF बिजनेस है। राम एंड कंपनी लिखा है तो ये कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप या कंपनी हो गई? ये पता नहीं कौन सा बिजनेस है। क्यों? कंपनी के लिए लिमिटेड लिखा होना जरूरी है, और राम एंड कंपनी लिखा है तो मुझे क्या पता उसमें 2 मालिक है, 3 मालिक है, 1 मालिक है?
फर्म लिखा है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस है। ठीक, छोटे छोटे शब्दों को ध्यान देना, थ्योरी में काम आएंगे। चौथा फीचर, अच्छा एक बिजनेस है, मैं और नाम भूल गया, शौर्या उसमें पार्टनर थे पहले। हमारे यहां पर काम करता है सक्षम, तो ये सेल्स बॉय है। हम इससे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जितना भी ये गुड्स बेचेगा उसके प्रॉफिट में इसे हम 10% प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। क्या एग्रीमेंट है? या है, मैंने बोला ना एग्रीमेंट करते हैं। क्या बिजनेस है? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 10% प्रॉफिट भी है। तो क्या ये पार्टनर है या नहीं है? क्यों? ये तीनों फीचर होते नहीं है। लॉस शेयर होना कंपलसरी होता तो गारंटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ लिया आपने? फंडामेंटल में थी गारंटी, तो वहां जरूरी था कि लॉस शेयर हो? बिल्कुल भी नहीं है। अब नहीं, माइनर तो पार्टनर होता ही नहीं है, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता। पहली फीचर ही पूरी नहीं की तो आगे जाना ही नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉस शेयरिंग नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि गारंटी पढ़ते थे ना, वहां पर लॉस से बचा रहे हैं, हम नहीं बचा रहे किसी को। फिर अब बताओ, एग्रीमेंट था हाँ या ना? बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस रेशियो है। तो अब क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं है। क्या ये पार्टनर है? नहीं है। यहां सारे मजाक उड़ा कर लो। भगवान ने दोनों चीजें बैलेंस दी है, खुशी और दुख। सारी खुशी अभी खत्म कर दोगे तो बाद में बचेगा क्या? भाई एक एग्जांपल के तौर पर तुम घर से कहीं घूमने गए और 10 पूरी और 10 रोटी ले गए, तो बैलेंस है, पहले कुछ खा लो, पहले कुछ खा लो। मजाक करो, कोई बात नहीं, रिजल्ट क्या मैं मजाक करूंगा? मैं अभी मेहनत कर रहा हूं, मैं तब मस्ती करूंगा और क्या है। हाँ जी, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं है। मन तो कह रहा है नहीं है, पर ये तीनों फीचर तो पूरी हो रही है। अब क्या करा जाए? तो हाँ है, क्योंकि तीनों फीचर हो रही है। नहीं है, क्यों नहीं है? तो मैं तो बोल ही नहीं रहा, मेरे को तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते बेटा। बोल दो तो तीसरी है। हाँ जी बेटा, एक्चुअली में जो मैंने ऊपर के एग्रीमेंट लिखे ना, ऊपर की फीचर्स, इनमें से कोई भी ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है ही नहीं। अब देखो, दो दोस्त मिलकर एक गाड़ी खरीद लें आधे आधे पैसे जोड़ के, गाड़ी है, हो सकता है किराए पे भी दे दें, ठीक है, और क्या नाम है, किराए पे देंगे तो फायदा भी बांट लेंगे, तो भी वो पार्टनरशिप नहीं रही। क्यों? वो को ओनरशिप है। 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बाप 2 बेटे, बिजनेस भी है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग भी है, तो जरूरी नहीं है वो पार्टनरशिप है। वो क्या है? HUF है। ठीक है। ऐसे ही 3 दोस्त थे, एक दोस्त मर गया, बाकी 2 दोस्त अच्छे निकले। उन्होंने क्या करा, जो दोस्त मरा है उसकी वाइफ से एक एग्रीमेंट करा कि हम आपको प्रॉफिट में हर महीने हिस्सा देते जाएंगे। एग्रीमेंट भी है, बिजनेस भी ऑपरेट हो रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, पर यह भी पार्टनरशिप नहीं बनी। पार्टनरशिप का जो ट्रू टेस्ट होता है ना, असली टेस्ट, जब तक वो फीचर मिसिंग है तो ये पार्टनरशिप नहीं है। ध्यान से सोचो, ऊपर की 3 फीचर्स तो कंपनी में भी लग गई, डिविडेंड भी तो प्रॉफिट में हिस्सा ही होता है, हाँ या ना? है ना? ट्रू टेस्ट जो होता है पार्टनरशिप का, वो होता है एजेंसी फंक्शन। अगर ये एजेंसी फंक्शन नहीं है तो कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है। और एजेंसी फंक्शन क्या होता है? जिसमें एक लाइन लिखी होती थी, एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है
और एजेंट भी है। यानी कि अगर मैं, सोनाक्षी और शौर्य 3 पार्टनर है तो कोई भी काम मैं करता हूं फर्म के बिहाफ पे, माना जाएगा वो काम हम तीनों ने करा। कोई भी काम सोनाक्षी करता है माना जाएगा तो भी तीनों ने करा। कोई भी काम शौर्य करता है माना जाएगा तीनों ने करा। कोर्ट से एक नोटिस आया कि तीनों पार्टनर को कोर्ट में सबमिट होना है, और ये नोटिस केवल शौर्य को रिसीव हुआ, हम दोनों को ये बताना भूल गया और हम कोर्ट में नहीं गए तो भी हमें जेल होगी। और वहां पर हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते जी हमें पता ही नहीं। क्यों? माना जाएगा कि अगर नोटिस एजेंट को क्या है तो वो प्रिंसिपल को मिला है, क्योंकि हर पार्टनर क्या है यहां पर, हर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी और एजेंट। अगर ये फीचर नहीं है ना तो ये बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। क्या? अगर तूने फर्म के बिहाफ पर, फर्म के लिए स्कैम किया है तो हम सब जाएंगे, लेकिन तूने फर्म के नाम से अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए स्कैम किया है तो जो फायदा होगा वो तीनों में बटेगा, नुकसान तेरा अकेले का होगा। अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाता, लॉ पढ़ाता, तो मैं इतना डीप में ज्यादा बताता हूं। ठीक है, तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? एजेंसी फंक्शन, दैट इज एक्टिंग फॉर ऑल। अगर ये फीचर मिसिंग है तो भैया पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा, ध्यान रखें, चाहे बाकी फीचर्स कितनी भी पूरी हो। ठीक है, तो अब बताओ, जो ये सेक्शन था जिसे हम कमीशन दे रहे थे एज ए सेल्स बॉय, वो पार्टनर क्यों नहीं बना? क्योंकि वो एजेंसी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। कल ये जाकर के कहीं कोई एग्रीमेंट करिए है कि ये बिजनेस इतने गुड्स खरीदेगा तो हम लायबिल नहीं है उसे खरीदने के लिए। ठीक है, या कल बिजनेस को नुकसान होता है तो अपने घर का सामान बेच करके सक्षम उस बिजनेस के लिए पेमेंट नहीं करेगा घर से, तो सक्षम क्या नहीं है यहां पर? एजेंट नहीं है। ऐसे ही एचयूएफ में अगर कोई नुकसान होता है, कोई भी जवाबदारी है, वो केवल कर्ता की होती है, बाकी और लोग जो मिलकर बिजनेस चला रहे हैं वो उसके एजेंट नहीं माने जाएंगे, उस एक्ट के लिए वो लायबल नहीं ठहराए जा सकते। वहां एजेंसी फंक्शन नहीं था, इसलिए एचयूएफ भी पार्टनरशिप नहीं है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? एजेंसी फंक्शन। वो जो दोस्त की वाइफ बची है, जो दोस्त एक्सपायर हुआ, 2 दोस्तों ने उसकी वाइफ को प्रॉफिट में एक हिस्सा तय कर दिया, उसको दे रहे हैं, उसके बावजूद वो जो दोस्त की वाइफ है वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो फर्म की एजेंट नहीं है। समझ आया बेटा? तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? एजेंसी फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं पता तो नहीं है तो ये बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है। श्योर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, कैन माइनर बी एडमिटेड एज पार्टनर? तो आंसर है हां, पर प्रॉफिट के लिए, है ना? यही पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था? मैंने ये नहीं पढ़ाया था, मैंने लिखवाया था बड़े बड़े शब्दों में नो। अबे भैया, माइनर एग्रीमेंट करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ही नहीं रखता है। जब वो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता तो जो एग्रीमेंट माइनर करेगा वो वॉइड है, और जो वॉइड है कानून की निगाह में एग्रीमेंट ही नहीं है, तो बिना एग्रीमेंट के वो पार्टनर कैसे बना? दूसरी बात, माइनर कभी भी फर्म का एजेंट नहीं होता है। ठीक है, माइनर फर्म का एजेंट नहीं होता है, तो एजेंसी फंक्शन भी यहां पर नहीं है, तो वो पार्टनर कैसे बना? केवल प्रॉफिट शेयरिंग होना ये पार्टनरशिप का टेस्ट नहीं होता है, ये मैंने अभी आपको बताई थी बात। तो जिनके भी दिमाग में हाँ ही कैन बी एडमिटेड फॉर प्रॉफिट, तो वो गलत आंसर है, नो। आंसर है नो, माइनर कैन नेवर बी ए पार्टनर, हाउएवर ही कैन गेट शेयर इन प्रॉफिट। समझ में आई बात? एक पागल पार्टनर हो सकता है, मेजर है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। एक अनसाउंड माइंड, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। एक इंसॉल्वेंट पर्सन, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। सपोज करो एक आदमी पहले पार्टनर बन गया, बाद में वो दिमाग से अनसाउंड हो गया, तो उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी चली गई। तो अब अगर 2 जने थे, एक गया तो बिजनेस बंद, 3 थे तो कुछ समय होल्ड होगा और देखा जाएगा डीड में पहले से क्या लिखा है, उसके अनुसार बिजनेस कैरी होगा या बंद होगा। डिसेबल, हाथ पैर कटाए तो क्या वो काम का नहीं है? एक जनरल बात करता हूं मैं, कोई आदमी मैनेजर है। अच्छा एक मिनट, आप में से किसी को पता है पुलिस में जाने के लिए मिनिमम हाइट क्या होती है?
शायद 5.7 इंच, 5.7 इंच, 5 फीट 8 इंच, ये मिनिमम हाइट है। मैं गारंटी से कहता हूँ 4 फीट वाला आदमी भी पुलिस में जा सकता है। आईएएस की तैयारी कर, आईपीएस की उस जॉब को क्लरिकल वर्क के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो वहां पर हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो बेटा ये डिपेंड करता है ना डिसेबल। अब किसी आदमी को चौकीदार बनाना है, उसका एक हाथ नहीं है तो चल जाएगा, और किसी आदमी से लेबर वर्क कराना है, एक आदमी है तो कैसे चलेगा। डिसेबिलिटी तो डिपेंड करती है ना कि वो डिसेबिलिटी काउंट होगी नहीं होगी। सही है, मेंटल डिसेबल है तो नहीं बनेगा। मतलब मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड हो जाएगा, और अनसाउंड माइंड हुआ तो वो एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी खो देगा। अच्छा, मेजर किसे कहते हैं? चलो आज ये भी एक क्वेश्चन पूछता हूं। मतलब माइनर पार्टनर नहीं हो सकता ना, मेजर हो सकता है। मेजर किसे कहते हैं? पक्का? अभी मेरे दिमाग में लगा बुरा बात होगी, मैं घर में कानून बना रहा हूँ, मैं कानून मंत्री हूँ ना, मैं भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिख रहा हूँ। जब माइनर 18 से नीचे वाले हैं तो मेजर 18 से ऊपर वाले हैं। अब देखो एक बात बताता हूँ, भारत में अगर 30 एक्ट है तो हर एक्ट के अनुसार परिभाषा अलग है। 16 से 18 साल का बच्चा अगर क्राइम करता है तो कोर्ट तय करेगी कि उसे मेजर की श्रेणी में लिया जाए या माइनर की। ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेजर की परिभाषा है 2। अगर उसके माँ बाप हैं, ठीक है, तो 18 साल। अगर उसके माँ बाप नहीं थे और उसका गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया था, किसने? कोर्ट ने, तो 21 साल। तो 21 साल। अब माइनर मेजर की बात करते हैं, हर कानून में अलग है। शराब पीने के लिए 19 साल की एज वैलिड एज है क्या? लीगल एज है क्या? नहीं। ठीक है, शराब वाले एक्ट में अगर मैं जो भी ये जिस एक्ट का ये पार्ट होगा वहां की बात करता हूँ तो वो माइनर है उस एज की। तो अलग अलग कानून में अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषा है सिचुएशन। जो शराब पीने के लिए 19 साल उम्र की सही नहीं है, 21 प्लस। तो ये चीजें बेटा मेंशन है अलग अलग एक्ट में। ठीक है, फिलहाल पार्टनरशिप के लिए मेजर कौन है? जनरल केस में 18 साल, और इफ गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट है तो फिर एक्चुअली में ये जो है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि पहला ही पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है बताओ? अरे कौशिक जी कुछ पढ़ भी लो, बताओ पार्टनरशिप डीड क्या है? क्या क्या क्या? अरे तो वो जो जवाब दे रहा है वो सही है गलत है बताओ? वेरी गुड। पार्टनरशिप डीड ओरल नहीं हो सकता। पार्टनरशिप ओरल हो सकती है, पार्टनरशिप डीड नहीं। इट इज रिटन एग्रीमेंट है। तो पार्टनरशिप डीड के लिए रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, पर पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए रिटन एग्रीमेंट जरूरी नहीं होता है। तो डीड हमेशा रिटन होती है। एक बंद कमरे में हम तीनों के बीच में तय हुआ कि रेशो 3:1 है, ठीक है, बाद में प्रॉफिट हो गया 9 लाख रुपए का। मैं कह रहा हूं मुझे तो पूरे 3 लाख चाहिए। कोर्ट में बात पहुंची, कानून कहेगा सबूत क्या है? हम कहेंगे जी ओरल एग्रीमेंट था, तो भैया किसे पता है ओरल में क्या था? कोई प्रूफ है? नहीं है। दैट इज व्हाई एग्रीमेंट तो ओरल चल जाता है, ठीक, लेकिन डीड, क्योंकि डीड होती है मेन वो टीम जिसमें पार्टनरशिप चलती है, वो रिटन होनी जरूरी है। वो रिटन होनी जरूरी है, और रिटन नहीं है तो कानून कहता है हमने 6 कानून बना रखे हैं, उन्हें फॉलो करोगे। समझ आई बात? क्लियर है? तो पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट से हो सकती है, बट डीड क्या है? रिटन होना जरूरी है। विच कंटेन
all terms and condition of partnership business. अच्छा, is partnership deed compulsory? बिना कंपलसरी हुए तुम बिजनेस कर लोगे? हाँ, नो। जब ओरल एग्रीमेंट हो पा रहा है तो इसका मतलब डीड कंपलसरी थी नहीं। अगर डीड कंपलसरी होती तो पहले ही क्या लिखा होता? रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो ध्यान है 6 रूल क्या थे? एक मिनट सब शांत हो। भारद्वाज जी बताओ 6 पॉइंट। इंटरेस्ट किसका? लोन का? एक मिनट, लोन का इंटरेस्ट? फिर इंटरेस्ट और लोन 6% हो गया एक तो। किसके लोन पर? जो हम कंपनी के लिए लोन लेके हैं बैंक से, मतलब बैंक वाले गए एसएससी में, हम पार्टनरशिप में तो हमको 6% में मिलेगा। अरे तो भैया मैं तो आज ही गाड़ी खरीदने के लिए पार्टनरशिप बना रहा हूँ, 6% करूंगा मैं। पार्टनर बैंक से बाकी के 5 को पूछ रहे हैं ना। 2 मिनट शांत हो। जहरीला बता रहा। अरे कैसे बताएंगे पहले वाला पॉइंट @6% सही है? गलत है, पर एनम नहीं लिखा है। एक क्वेश्चन कराता था मैं 12th में, बीच में बिजनेस शुरू हुआ। फिर सेकंड बोलो। हाँ जी, ड्राइंग है 6 मंथ। ड्राइंग नील है 6 मंथ, ध्यान कर ले। जहरीला क्या बताएगा? इंटरेस्ट पे कैपिटल भी नील होएगा। पुरानी याद दिलाते हैं एक टाइम। कितनी जल्दी कह रहा पता नहीं होता यार। 3 तक क्या देते हैं? बोलो यार जल्दी से भाई, बहुत सारा पढ़ाना है। आएगा एक तो आप बता दो जल्दी से। सक्षम आगे के पॉइंट। जिन पे खुद पे आंसर ना हो उन्हें दूसरे पे हंसने का हक नहीं होता। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इक्वल। अब एक बात सुनो, अब माइनर को पार्टनर एडमिट कर लिया विदाउट पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल लिखा है, तो लॉस भी बांटना पड़ेगा माइनर को। अबे माइनर पार्टनर था ही नहीं, ठीक है ना? और ये नियम किसके ऊपर लागू है? पार्टनर के ऊपर। फिफ्थ, सैलरी, कमीशन, कोई और रेमनरेशन। 6, अबे कितनी बार लिखवाएगा इसे? न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन। अब हंसी तो ना रहे हो। मैंने कहा भैया पढ़ने की इच्छा नहीं है, बुलवा दिया क्वेश्चन। हाँ भाई, इन पार्टनरशिप बिजनेस decision
आर टेकन बाय वोटिंग। ट्रू फॉल्स। एक कहावत नहीं सुनी, मेजोरिटी ऑलवेज विंस? क्या मतलब होता है इस कहावत का? 51% लोग जिस चीज को कहते हैं भाई वो चीज लागू है। कल बंगाल के इलेक्शन में भी तो यही हुआ है। भाई साहब लोग तो केवल थे वहां पर 48%, बीजेपी को वोट 48% मिली है, 52% वोट नहीं मिली है। भैया गलत है। पक्का? तो सही आंसर बता दो क्या भाई? नहीं तो डिसीजन कैसे लेते हैं? एब्सोल्यूट डिसीजन लिया जाता है, यानी कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। नहीं बता रखा सब मैंने? क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ो, टाइप ऑफ पार्टनर लिखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर एमसीक्यू। भाई एक बार नेट खोल लो, बताते जाओ। टाइप भूल जाता हूं, बहुत दिन हो जाते हैं पढ़े हुए। बस मैं आगे का मैं बता दूंगा, बस नाम बोल दो। हाँ यही वाले थे। बिजनेस पढ़ा रहा होता तो ध्यान में रह रहे होते। एक्टिव पार्टनर वही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में, साफ पता लग रहा है। और स्लीपिंग पार्टनर क्या था? केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेता है। कैसा लगा दिया? मेरे पास समय नहीं है, काम तुम करो भैया। अब मुझे लगता है तू और सिंगल मिलकर बढ़िया बिजनेस चला लोगे। पैसे मैंने भी जोड़ दिए, क्या हिस्से का पार्टनर बन गया। काम मैं नहीं कर रहा, काम तुम दोनों कर रहे हो। हाँ लॉस बियर करूंगा, पर मेहनत तो नहीं कर रहा ना मैं। तीसरा, अरे सिंगल साहब के रहते तू 12 लाख मतलब 12 रुपए मांग रहा है, क्या वाली बात? सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर कैसे होता है? भाई जिस पार्टनर के बारे में आउटसाइडर को पता ना हो कि वो भी हमारा पार्टनर है। पुरानी मूवीज में बड़ा दिखाते थे कि एक बिजनेसमैन दूसरे को तबाह कर रहा होता है, और जिन्हें तबाह कर रहा होता है ना पता ही नहीं होता कि पीछे से काम कौन करवा रहा है ना। और बोलो और बता दें क्या भैया वो नॉमिनल केवल नाम का पार्टनर है, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा छोटा भाई कहीं कोई काम कर रहा है तो मैं अपनी गुडविल का उसका फायदा देने के लिए अपना नाम उसके साथ जोड़ देता हूं, तो बस नाम का पार्टनर है, बट एक्चुअल में बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये है मेन। हाँ जी सर, भव्या जी पढ़ा है कुछ? और इसके जैसे ही है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो दोनों में एक ही मतलब है, बस छोटा सा फर्क है। क्या छोटा सा फर्क है? ध्यान से सुनो। मैं सोनाक्ष और क्या नाम है शौर्य और राघव कहीं एक पार्टी में खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। भाई पीछे से दक्ष और आराम आ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं भैया आजकल क्या कर रहे हो? हकीकत में मुझे पता है खाली घूम रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करता। और ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर, पर मैं इन तीनों के सामने ही कहता हूँ भाई इनके साथ मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इस चीज का काम कर रहा हूँ, बनी कर रहा हूँ।
इन तीनों के सामने मैंने ये बात बोली और ये तीनों शांत रहे, इन्होंने मेरी बात काटी नहीं। एक्चुअल में मैं पार्टनर नहीं हूं, पर सामने वाले के दिमाग में क्या बात बैठाई जाती है कि मैं पार्टनर हूं। अब किसकी सहमति से? इन पार्टनर। एक एग्जाम्पल। दूसरा, सम्मान करके मेरी बेइज्जती ना करना। अब ऐसे में तुम फंस गए, पता है कैसे? कल मैं आपके बच्चा आ भाई जरा 50 लाख रुपए उधार दे दिए, बिजनेस में चाहिए हमें, जरा जरूरत है। अब भाई साहब मैं ले लूं तो खाने तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने तो तुमने माना था ना कि वो पार्टनर आया ना। एक और, अब मैं एक बड़ा ब्रांड हूं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि मैं पार्टनर, मैं एक बड़ा ब्रांड हूं। ये हम चारों कहीं पार्टी में खड़े बात कर रहे हैं, सेम दक्षारा भाई बातचीत हुई तो भाई साहब ये क्या नाम है, सोनाक्षी और शौर्या बड़े चढ़ के बोलते हैं भाई हम तो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो भैया के साथ मिलिए। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं शांत हूं, लेकिन मैंने इनकी बात भी नहीं काटी। तो ये भी पार्टनरशिप बाय एस्ट्रोपल और होल्डिंग आउट। अब इन दोनों केसेस में देखा जाए तो बेटा हम दोनों ही रिस्क पर हैं। मेरे नाम तो ये कर चलेगा, क्या पता वो मेरी फ्रेंड रहने दे दे, ऐसा तो मुझे भी सुनाना पड़ेगा। तो आपकी ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्ट्रोपल पता लग गया, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक मिनट ऊपर करना होगा ना। आ जाओ। सिया राम, बच्चों को सद्बुद्धि दे भगवान। कई बार होता है ना, बड़े चौड़े चौड़े में बोल देते हैं हम भी, बड़े बोल दूसरे के सामने फंस जाते हैं उल्टा। मेरे साथ ही एक बार ऐसा हुआ था, नरुग मार्केट में किसी दुकान पे खड़े थे तो कोई पुराना जानकर वैसे ही आ गया, तो उसने कुछ सामान लिया, बाई चांस उस दिन पैसे नहीं थे उस पे, तो मैंने कही थी दुकानदार से दे दे मेरे ही भाई, ऐसी बोल दी मैंने उस वक्त। भाई साहब बाद में पता लगा 3000 रुपए के सामान उधार ले गया अपने नाम पे, समझे? मेरे नाम पे उसने दे दिया, तो भैया का भाई है तो कैसे मना करेगा? और मुझे नाम तक ना पता। कई बार क्या होता है आदमी शर्म शर्म में कह देता है ना, चलो देखा हुआ तो लग रहा है ठीक है, तो भाई इतना नहीं बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए। नवोग मार्केट, नवोग मार्केट के अंदर 3 किराने की दुकान है सनपुरी में, महेश वहां करके, उनमें से एक दुकान। हाँ, मैंने कहा भाई मेरा कुछ मतलब ना है, काट दे अब ये पैसे पकड़, आए तो मुझे फोन कर दियो। हाँ, दुकान का नाम ले लो। मेरे नाम के इसकी दुकान पे ये फायदा होगा कि तू कुछ भी लाएगा तो टोकेंगे नहीं। अब आगे बढ़े, अब बात करते हैं, एक बहुत ही कीवर्ड है, ध्यान होगा सबको। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप की मैं बात करूं, इसके बेस पे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत सारे हैं, बन सकते हैं। भाई सबसे पहले आप फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हो, क्या निकलता है यहां से? ये 2 से कहां जाता है? P&L अकाउंट के बाई में। ऐसा ही होता था ना। अब आपको 12th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। फिर यहां से क्या निकलता था? ये नेट प्रॉफिट मालिकों को मिलता था, तो कैपिटल में हम जोड़ते थे। और अब तो मालिक 3-4 है भाई, अब डायरेक्ट कैपिटल में कैसे जोड़ दोगे? तो इसके बाद एक अकाउंट बनता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मजेदार बात बताऊं, इस अकाउंट का नाम ही गलत है। कैसे गलत है? नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बट बंटवारा होता है केवल प्रॉफिट का। लॉस के केस में तो एप्रोप्रिएशन ही नहीं होते भाई, है ना? तो कायदे में देखा जाए तो नाम ही गड़बड़ नहीं है। नाम होना चाहिए था प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब ज्यादा मैं भूमिका बना नहीं रहा, सीधा सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। यहां नेट प्रॉफिट आता है, फिर इसमें से हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। अब बंटवारे के रूप में मात्र 4 चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, और बाकी तो बचा हुआ प्रॉफिट है। और इसमें क्या लाके हम जोड़ देते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऐसे ही था कुछ, आया ना? अब मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो नेट प्रॉफिट है ये इन चारों से पहले का है बाद का? पहले का। और इनके अलावा कोई और खर्चा है तो वो तो ऊपर आ चुका होगा। इन बाकी एक्सपेंस को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इन्हें कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब दोनों में फर्क समझो। जैसे सैलरी टू वर्कर दे रहा हूं, तो वर्कर को सैलरी देने के बाद नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट प्रॉफिट निकालने से पहले सैलरी दी गई? तो बेटा नेट प्रॉफिट में ये सैलरी निर्भर है क्या? तो कोई भी ऐसा खर्चा जो देना ही देना है, प्रॉफिट या लॉस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो बाद में जाके पता लगेगा। उन सभी को हम क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब कोई भी ऐसा खर्चा जो बेस्ड है किस पर? प्रॉफिट में। प्रॉफिट है तभी देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो ऐसे खर्चों को क्या कहा जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब वर्कर टू सैलरी प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है या देना कंपलसरी है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वर्कर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है या देना कंपलसरी है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक। सैलरी टू पार्टनर देना कंपलसरी है, अगर डीड में लिखा है कंपलसरी है तो चार्ज, अदरवाइज प्रॉफिट अब तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट है तब देंगे या देना ही कंपलसरी है? नहीं है, प्रॉफिट है तो देंगे नहीं तो नहीं। क्या ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना कंपलसरी है या प्रॉफिट है तभी देंगे? कंपलसरी है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ध्यान दो, इन चार के अलावा सब चार्ज होता है। बस एक चीज में यहां पर थोड़ी सी लॉ में ही दिक्कत है, लूप होल है। वो क्या? मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन को मैं चार्ज मानू एप्रोप्रिएशन, एक्चुअली में वो एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट पे कैसे दे दूंगा? बट यहां हम उसे ट्रीट किसकी तरह कर रहे हैं? चार्ज की तरह। और वो है क्या? एप्रोप्रिएशन। अब आप बताओ, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ये लाइन है। अरे नेट प्रॉफिट ही नहीं हो तो कैसे दे दोगे? तो कायदे में क्या है वो? एप्रोप्रिएशन। बट इस चैप्टर में ट्रीट किसकी तरह कर रहे हैं? कोई डाउट है इसमें? इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। ग्रांट टू पार्टनर चार्ज एप्रोप्रिएशन। देखो ना, इन चार के अलावा कुछ भी एप्रोप्रिएशन है ही नहीं, बाकी सब क्या है? चार्ज। कोई डाउट है इसमें? अब एक बात बताओ, अगर लॉस होता तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व? अरे तो भैया P&L एप्रोप्रिएशन बना के क्या उखाड़ लेता मैं? करता ही क्या मैं? तो याद रखो, अगर लॉस है तो P&L अकाउंट से लॉस डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? जब प्रॉफिट हो। तो यानी हम केवल किसका बंटवारा कर रहे हैं? प्रॉफिट का। तो अगर मैं इसे केवल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलूं तो क्या गलत है? हाँ जी, सही है ना ये बात? अच्छा एक बात सुनो, तो एप्रोप्रिएशन किससे दिए जाते हैं? प्रॉफिट से। प्रॉफिट ना हो तो नहीं करे जाते, ये बात बोलोगे ना? ठीक है। अब प्रॉफिट है 40,000 और एप्रोप्रिएशन में ये सारी चीजों का टोटल आ रहा है 60,000। तो यहां पे क्या लिखूंगा? नेट लॉस। आया ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सुनाक्ष
सही कर रहा हूं गलत? प्रॉफिट 40,000 और एप्रोप्रिएशन वाली चीजें 60,000 है, तो यहां पे क्या आएगा? लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सही है। P&L एप्रोप्रिएशन कभी लॉस में रिजल्ट नहीं देता। अच्छा हाँ, ये जब लेंगे प्रॉफिट ही 40 है तो 40 से बांट कैसे रहे हो भाई तुम? सही है। 40 मतलब रिमेंबर, जितना मिलेगा उसके हिसाब से दे दो। हाँ जी, एप्रोप्रिएशन कभी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन कभी खुद से मतलब यहां पर क्या है कि भैया अगर पहले से लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन ही क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा, है ना। लेकिन पहले से लॉस नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन कभी लॉस में रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। हाँ तो भाई P&L एप्रोप्रिएशन बोला है मैंने यार, तो फिर वो इसमें आएंगी क्यों? वो फिर वो P&L में आएंगी, वो आएंगी क्यों इसमें? फिर वो किस में आएंगी? तो फिर बात कहां से आती है? हम पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एप्रोप्रिएशन ज्यादा दिख जाए। था ना एक क्वेश्चन, कबीर जोरावर पारुल। अब जिसके दिमाग में ये गलतफहमी है कि अगर प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है तो कैपिटल रेशो में बढ़ता है, सच सच बताओ किस किस के दिमाग में गलतफहमी है? बहुत बच्चों के दिमाग में गलतफहमी होती है। क्या था यहां पे शब्द, किस रेशो में बढ़ता है? एप्रोप्रिएशन के रेशो में, ना कि कैपिटल रेशो में। सही है, तो ये लिख देता हूं। इफ amount of net profit plus IOD is less as comparison to amount of appropriation, then amount of net profit plus IOD will be distributed इन रेशो ऑफ, P&L लिखकर काट दिया है, इन रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जब से पढ़ा रहा हूं 25 साल से, तब से लाइन लिख रहा हूं, जब कभी आपकी किताबों में लिखा होता था कैपिटल रेशो। अब रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकालोगे? सोनाक्षी जी याद दिलाओ, एप्रोप्रिएशन कैसे निकलता था? पहले एक बार लिख दो पूरा, चलो लो कर लो। क्या इनके रेशियो में, इनके किस रेशो में? P&L रेशो में। फिर टोटल आएगा किसका? एप्रोप्रिएशन का। हाँ तो यही तो पूछ रहा हूं तो मैं। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जैसे सैलरी है किसी की, जैसे कमीशन है किसी का, डिविजिबल प्रॉफिट को तो भूल ही जाओ, वहां तक तो पहुंचूंगा ही नहीं। जाहिर सी बात है ना, डिविजिबल प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता इस केस में। जो टोटल आया इस रेशो में, दिस वन इज रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। वैसे मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चन आएगा ना एमसीक्यू में, वो केवल वो आएगा जिसमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा जो प्रॉफिट से ज्यादा होगा। तो उस केस में मैं कैपिटल रेशो में भी बांट दूंगा, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल रेशो, ठीक है ना। लिखो ये, आगे बढ़ते हैं। ये कितनी देर की है क्लास? बस 1:30 बजे तक। ये है परसों बिजनेस स्टडी में सर ने ब्रेक दिया था, कितने बच्चे यहां से गए और वापस पढ़ने नहीं आए, नीचे खड़े होकर बात बना रहे थे? ईमानदारी से बताओ। हाँ बे कहाँ है? सर पे हाथ खड़ा कर।
हैं? ये तो आ गई ये आ गए थे हम दोनों, ये निकल गया था। नीचे खड़े होके बात बना रहे थे। नहीं नीचे ही नहीं खड़े थे, हम चले गए थे जब हम आपके आगे बात में आए। मुझे तो बस ये सुनने में आया गुंजन और मान्य के अलावा कोई था ही नहीं बैठे। कितनी देर बाद? पौने घंटे बाद? 2 मिनट बाद ही आ गया था तो बस दिक्कत ये है पढ़ाई तेरे छोड़ देती है, हैं? कोई बात नहीं, बीजेपी भी बंगाल में 50 साल से कोशिश कर रही है, आखिर में जीत मिली ना। अब तू भी 50 साल कोशिश कर, 70 साल तो में डी मिल ही जाएगा। फिर क्या हुआ? तो मैं पूछ रहा हूँ ऐसे गायब क्यों थे हो भाई क्लास में? उन्हें फीस नहीं देंगे हम? अरे उस दिन जरा से क्वेश्चन बच रहे थे और घर के फोन आया क्वेश्चन किया, फिर मैं वापस भी तो आया था बाद में हम आए थे जब सर चले गए थे, जब आप भी खड़े थे, जब आप खड़े थे या जब मैंने नमस्ते करके गया था मैं। हाँ क्वेश्चन थे हाँ पर नया चैप्टर पूरा नहीं हुआ। क्योंकि उसने उन्होंने कहा था कि बाद में भी मतलब थोड़ी देर क्लास चलेगी आगे। अब ऐसे काम नहीं चलता ना बेटा। अरे एक ही दिन चलो अब छोड़ो, इस पे आओ, अब आगे बढ़े। अब बात करता हूं P&L अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की। तो ध्यान है, मैं फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज था मेरा फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट भी मेरा भैया 20 साल पुराना है मेरा। तो सही में 1.5 बजे तक है भाई साहब कितने? चलो 1 बजे तक तो पढ़ो। हाँ होने वाला बोलते थे आज मेरी सी मान लेते पौने 12 वही पौने 12 बजे तक तू भी नहीं बैठ पाता, मैं भी नहीं पढ़ा पाता। रात को बजेंगे पौने 12। देख टाइम, अक्लमंद। अच्छे बात नहीं। हाँ जी, सबसे पहले यहां मैं क्या लिखवाता था भाई? प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ऐसी लिखवाता था मैं। और फिर बाहर में लिखवाता था नेट प्रॉफिट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, अरे ये नेट प्रॉफिट ही तो है। पर बेटा हो सकता है ना कुछ रेक्टिफिकेशन करनी रह गई हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन देना रह गया हो, जैसे मैनेजर कमीशन लगाना रह गया है ना। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिखता था यहाँ नेट प्रॉफिट, में भी कुछ रेक्टिफाई करनी पड़ती थी। फिर क्या लिखते थे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो खैर मैं क्या करूंगा इसमें, ये तो बुक का ही फॉर्मेट है। और ड्राइंग क्रेडिट में क्यों? बिजनेस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है भाई। सुन लें आप, पानी के सोना पी के देंगे इसे पैक के उसमें से भर ले, जग में से। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अलावा अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे देते तो सैलरी, बेटा यहां ध्यान दे लो, हो सकता है आपका फॉर्मेट अलग हो सकता है सेम हो, प्लीज। तो डिविजिबल प्रॉफिट का लिखवाते हैं सब, है ना? इसमें तो लिखवाते हैं सैलरी टू पार्टनर जैसे बी और सी है, देख ले। टू कमीशन जैसे ए को दे रहा हूं, यही तो होता है। टू ट्रांसफर टू रिजर्व 5 मिनट दे दे, क्या पता चेंज हो कुछ आगे। होगा फिर मैं यहां निकालता था डिविजिबल प्रॉफिट। 20 साल पहले ये चीज सोची थी, अब तो ये बहुत जगह अप्लाई करने लगे लोग। फिर इस डिविजिबल प्रॉफिट को लिखता था मैं 2 से 22। ये वैसा आपने भी नहीं पढ़ाई होगी नहीं बेटा, लेकिन आपको मेरी कोई भी वर्किंग जो थी, अब तो थोड़ी बहुत दिखती है, अधिकतर आपने देखा होगा बिल्कुल अलग रहती है। वो वाली ज्यादातर है ही नहीं, वो जो स्टूडेंट क्रेडिट का वो अब तो बुक में भी है, अब तो। ये कराते ही नहीं लेकिन फिर हम लिखते थे यहां पर कमीशन, ऐसी कुछ था।
फिर ट्रांसफर टू रिजर्व। और एमसीक्यू में ये बड़ा काम आता है, डिविजिबल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, ये बहुत काम आता है बेटा। आप लोगों ने जब प्रैक्टिस की थी 12th में एमसीक्यू की, तो दिखे थे ना कई जगह क्वेश्चन। फिर लिखते थे हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, ऐसे ही था। ABC। अब इसमें से मैं एक एक करके आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। देखो, आज मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक सब पढ़ाना है, अभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वाला, तो वो तो बाद में आता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके मैं क्रेडिट से शुरू करता हूं। तो अगर मुझे पढ़ाने दोगे तो जल्दी छूटोगे, नहीं पढ़ाने दोगे तो लेट। अब ये आपके ऊपर है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट का मतलब क्या था यहां पर? नेट प्रॉफिट का मतलब था प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट के बाद करे जाते हैं ना, तो प्रॉफिट उससे बाद का कैसे हो सकता है? पहले का होना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन बट आफ्टर ऑल चार्ज। अब फॉर एग्जांपल, ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये आफ्टर 20 सैलरी है, तो 20 सैलरी इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। तो ये प्रॉफिट बी की सैलरी से पहले का होना चाहिए, बाद का? और दे कब का रखा है? बाद का। तो क्या करूंगा? बी की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन चार्ज है अप्रोप्रिएशन, तो ये आफ्टर मैनेजर कमीशन होना चाहिए था, बिफोर। तो इसमें से मैनेजर कमीशन माइनस करना पड़ेगा, तब नेट प्रॉफिट पे जाएंगे। अब मैं आपको यहां पर एक एमसीक्यू कराऊंगा, टीएस ग्रेवाल में भी था वो क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में, वहां आंसर गलत था, यहां आंसर सही दिखाऊंगा क्या है, जिसमें 28,500 नेट प्रॉफिट निकलता है, 30,000 रुपए मैनेजर को कमीशन देता है वो 1,500 रुपए। ठीक, 17वां क्वेश्चन था शायद। अब वो गलत आंसर है टीएस ग्रेवाल में, सब वही फॉलो करते हो, तो यहां पे सही करवाऊंगा उसे, क्योंकि एमसीक्यू में है वो क्वेश्चन। अब नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन दिख तो रहा है बेटा। तो हमें ये प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन चाहिए, आफ्टर? बिफोर। और दे क्या रखा है? बिफोर। कुछ मत करो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट पहचानना है। अब दूसरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या काम है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ड्राइंग होती है दो तरीके की। सोनाक्षी, कौन कौन से दो तरीके? एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, और एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन साइलेंट है तो ड्राइंग को कौन सी ड्राइंग मानते हैं? अब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल लगा रखी है। ऐसे मानो बैंक में मेरे 10 लाख रुपए जमा है, उसमें से 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो बैंक के पिताजी का पैसा है, तो बैंक को किस बात का ब्याज दूंगा भाई मैं? बस जो बैंक से मुझे ब्याज मिलना था वो कम होके मिलेगा। लेकिन सपोज करो बैंक में मेरे 10 लाख जमा है, पर मैं उन्हें नहीं छेड़ रहा, अलग से मैं बैंक से 2 लाख रुपए ले रहा हूं। अब ये 2 लाख रुपए किसका है? ये बैंक का पैसा है, तो इस पर मुझे ब्याज देना पड़ेगा। ये डिफरेंस है किसमें? हेलो, हाँ मैसेज तो आया, अभी देख रहा हूं। कितने कराए? अब तेरे को 12 भेजने हैं ना। कैश अभी तो नहीं पड़ा हुआ कुछ भी, थोड़ी सी देर बाद देख ले। अभी तो घर पे ही है, 15-20 मिनट रुक जा, 10 तो करा ही दूंगा कैश। ठीक है, अरे मैंने किसी को भेजे थे भैया, वो आए पैसे। आए तो ब्याज ही आया होगा।
अबे पागल है क्या, 70 कहीं से तो नहीं है। यहाँ मेरी फीस बच्चे देते हैं, वो बहुत है, ब्याज तो बाद की बात है। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, किसका पैसा है ये? फर्म का पैसा है। कैपिटल फर्म की होती है, मालिक का पैसा होता है। मालिक जब अपना पैसा निकाल रहा है तो किस बात का इंटरेस्ट? ठीक है, एग्रीमेंट में लिख भी नहीं सकते हम कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे। क्यों? ये उसका पैसा है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का पैसा निकाला है, यही है ना? अब प्रॉफिट पे किसका हक होता है? उसके तो मालिक का ही होता है, तो मालिक ने ये भी तो अपने ही पैसे निकाला है। अब काय का ब्याज दे दी। हाँ जी, चलो कैपिटल में तो तुमने कह दी वो उसकी कैपिटल थी, इसमें ब्याज नहीं देना। अरे तो प्रॉफिट पे भी तो मालिक का हक होता है, पढ़ा है ना हमने। क्यों? इससे क्या मतलब है, बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो एट द एंड किसे मिलना है? मालिक को मिलना है। तो मेरा पैसे ही तो ले रहा हूं मैं, तो किस बात का मैं ब्याज दूं? बताएं। अरे भैया प्रॉफिट कब होना है? साल के आखिरी दिन। अब पैसा ले रहा हूं मैं अभी 5-6-7 महीने पहले, तो जो 7 महीने पहले अर्ली पेमेंट किया उसका ब्याज दे रहा हूं। समझ आई बात? ठीक है, प्रॉफिट पे मेरा ही हक है। इस साल के प्रॉफिट का पैसा मैं अगर अगले साल विड्रॉ करता हूं तो उस पर मैं ब्याज नहीं दूंगा, लेकिन इस साल का प्रॉफिट का पैसा मैं अभी विड्रॉ करता हूं। आज है क्या तारीख? आज है 5 मई। साल कब खत्म होना है? 31 मार्च। तो जो प्रॉफिट मुझे 31 मार्च को होना था वो मैंने पैसा निकाल लिया आज 5 मई को, यानी 11 महीने पहले। तो मेरे को ब्याज देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? ये इस चीज का ब्याज। समझ आया? हालांकि प्रॉफिट भी मालिक का है, पर क्योंकि हम अर्ली विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए ब्याज देना है। अगर ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो दो बातें होंगी। क्या? दो बातें होंगी। क्या वो? इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। दूसरा, if rate of interest on drawing is given। तो अगर मैं एमसीक्यू बनाऊं, मैं तो मैं पागल बनाना चाहूं कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, तो उस पर इंटरेस्ट निकालो, निल, क्योंकि वो तो कमा चुका हो ना, वो तो मेरा हो चुका है पैसा। ठीक है, ऐसे भी पागल बन सकते हैं। तो ध्यान दो, केवल आंख मीच के नहीं कह रहे कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट तो इंटरेस्ट लगता है। जर्नली प्रॉफिट हम एंड में कमा रहे हैं, पैसा अर्ली निकाल रहे हैं, तो इस अर्ली विड्रॉल की वजह से ब्याज दे रहे हैं। हाँ जी। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? जी सर, नील, अभी तो पढ़ा था यार पीछे, अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो नील। अब रेट गिवन है तो फिर फर्दर दो बातें होंगी। या अगर टाइम गिवन है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, 6 तो आधे साल का। आधे साल का पक्का ना? करते हैं अभी बात। ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, यही करते थे ना? अरे यार, बिजनेस ही इस साल 6 महीने ऑपरेट हुआ हो, अब क्यों हो नहीं सकता? इस साल जो बिजनेस साल के बीच में शुरू हुआ हो, 6 महीने ऑपरेट हुआ हो। क्वेश्चन कराता था मैं एक तुम्हें गारंटी का, जिसमें हर पॉइंट कटवा के सही करवाना पड़ता था। ध्यान आ रहा है? अभी मेरे इसमें भी पढ़ा है, 12th को पढ़ाया मैंने वो। तो अब तो बेहतर है, लिखा 6/12 है, पर आप इसे 6/12 की जगह हाफ कंसिडर करा करो। ठीक है ना? क्लियर है ना बेटा? श्योर?
अब इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो अब क्या होगा, फिर दो बातें होंगी। अब बस थोड़ी देर में खत्म होने वाली है दो बातें। एक सीरियल आता था ऑफिस ऑफिस, या तो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो बात अलग है, होगा तो फिर दो बात होगी, या तो होगा नहीं होगा, ये एंड ही है। इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग and time gap of drawing is constant, यानी एक फिक्स डेट तय कर ली हर महीने के पहले दिन, तो हर बार गैप कितना है, एक महीने का। एक फिक्स डेट तय कर ली हर दूसरे महीने के आखिरी दिन, तो हर बार गैप कितना है, 2 महीने। अमाउंट भी फिक्स है और टाइम गैप दोनों फिक्स हैं, एक भी फिक्स नहीं है तो ये केस नहीं लगेगा। तो उस केस में बन जाएगा ये अदर केस। अदर केस में भी मैं 2 केस लिखवा सकता था, पर मैं कभी 12th में नहीं लिखवाता था, तो अब क्यों लिखवाऊं, वो एक ही बारी में पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें लगवा सकता था मैं डायरेक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड अदर केस में, पर फालतू में समय खराब करने का कोई मजा नहीं है। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था, 100% एक एमसीक्यू मिलने का, इसमें से गारंटी से कहता हूं सीयूटी में, इस वाले केस में से 100% एक एमसीक्यू मिलेगा। और ये बात मैंने आपको बोर्ड में भी लिखवा के भेजी थी, आया होगा 100% गारंटी से। 14-15 एमसीक्यू तो फंसे थे जो मैंने थोड़े बहुत बताए थे एमसीक्यू। आईओडी 18 नहीं 20 आते। आईओडी टोटल ड्राइंग, अभी भी बता रहा हूं मैं 100% आएगा, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या लिखते थे, ध्यान दिलाओ यार, सब पढ़ते हैं ये तो, हर बच्चा पढ़ता है स्कूल में सब जगह पर, एवरेज मंथ अपॉन 12। भाई साहब एवरेज मंथ क्या थे बताना जरा, एवरेज मंथ, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, ये 100% आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं इस टॉपिक से क्वेश्चन, प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। एक क्वेश्चन पूछूं, इंस्टेंट में आधे बच्चे गलत दे देते थे आंसर। सोनाक्ष, एक क्वार्टर में कितने महीने, एक क्वार्टर में कितने महीने, इंस्टेंट में कई बार 4 निकलता है ना मुंह से, ये बात ध्यान रखना, ये केस गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में। हाँ, नहीं तो पहले तो शुरू में तुम ये अप्लाई करते थे ना। और अदर केस में भाई काहे की बुद्धि लगानी, जब जब पैसा निकालो, डेट क्वेश्चन बता रहा है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रिमेनिंग मंथ अपॉन 12। दूसरी बार निकालो, फिर तीसरी बार निकालो, फिर चौथी बार, जितनी बार निकालो, निकाल के छोड़ो। अब इसे 2 तरीके से कर सकता था मैं, डायरेक्ट मेथड है एक और एक है प्रोडक्ट। क्या फायदा है जबरदस्ती टाइम खराब करने का, भाई उसका कोई सेपरेट क्वेश्चन है नहीं, मेन क्वेश्चन में इसका एक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये नोट करो। फिर इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। यार बेटा मैं जब रेडी हूं लंबे बैच के लिए, तुम क्यों नहीं हो? मुझे नहीं आ रहा पसंद, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। बस पढ़ना अच्छा नहीं लगता था।